वेलकम बैक टू स्टडी विद शम्स। इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में शामिल 100 मार्क्स की हिंदी के पहले चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय को जानेंगे, मतलब उनकी जीवनी को पढ़ेंगे। इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। अगर आप पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग 5 से 7 अंक के प्रश्न इसी लेखक और कवि के जीवन परिचय से संबंधित होते हैं। आपकी पुस्तक में जितने सारे अध्याय को जोड़ा गया है उनकी स्टार्टिंग से पहले उनके लेखक और कवियों का नाम दिया गया है विस्तार से, उसी से लगभग 5 से 7 अंक के प्रश्न बनते हैं। अगर आपने इस सीरीज की सभी वीडियो को देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 से 7 अंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप किसी भी फैकल्टी या स्ट्रीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से हो, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है वो सेम ही है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है ये थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग होता है, लेकिन बुक एक ही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपकी हिंदी की पुस्तक है इसके पहले अध्याय का नाम है बातचीत, जिसे आप और शुद्ध हिंदी में कहना चाहें तो वार्तालाप कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कन्वर्सेशन कहा जाएगा। इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग 1000 से भी अधिक निबंध लिखा है। उनमें से लगभग 100 के करीब काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं 100 में से एक निबंध है बातचीत, जिसे आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आप याद रखिएगा निबंध है। अब जानते हैं लेखक के बारे में। सबसे पहले आप किसी भी लेखक और कवि के जन्म और निधन को याद रखिए। तो इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। एक बात और मैं आपको इस जगह बताना चाहूँगा कि कभी आप अगर किसी लेखक और कवि के बारे में कुछ भी गूगल पर सर्च करें और आपको डेटा मिसमैच मिले, यानी कि आपके बुक में कुछ और लिखा हो और गूगल पर कुछ और दिया हो, तो उस वक्त आप अपने बुक को फॉलो करेंगे। आपकी पुस्तक में जो दिया गया है उसी को आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म याद रखिएगा आप 23 जून 1844 और इनका निधन हुआ है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 1914 ईस्वी में इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसे आप जानते होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में, जो लगभग 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इलाहाबाद के बारे में मैं आपको 2-3 बात बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि इस इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज रखा गया है। किस आधार पर? ऐसा माना जाता है कि ये जो इलाहाबाद है बहुत पहले प्रयाग नाम से प्रसिद्ध था। यानी बहुत पुराने सबूत को अगर देखा जाए तो जो इलाहाबाद शहर है इसका नाम पहले प्रयाग था, ओनली प्रयाग। तो जो हाल फिलहाल में यहाँ पर सरकार बनी है, इन्होंने इनके नाम को चेंज करके प्रयागराज रख दिया। पहले क्या था? प्रयाग, फिर बना इलाहाबाद, और अभी जो है एट प्रेजेंट वो है इलाहाबाद को हटा करके प्रयागराज। इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा डीपली बता दिया हूँ इस जगह, आप इतना कुछ अगर याद नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। जन्म, निधन और निवास स्थान। माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए, बालकृष्ण भट्ट और पिता के नाम में भी भट्ट लगा हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो आप इस चीज़ को देख करके भी समझ सकते हैं। इनके पिता एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी। और इनकी माता का असर बालकृष्ण भट्ट जी पर काफ़ी हुआ था, काफ़ी प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर, इनकी माता का। पिता तो एक व्यापारी थे,
लेकिन माँ जो है इनकी पढ़ी लिखी थी, तो उन्हीं का असर पड़ा था बालकृष्ण भट्ट जी पर। ठीक है, अब आगे देखिए। इनकी शिक्षा के बारे में भी बहुत संक्षेप में दिया हुआ है आपकी पुस्तक में कि प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एक बात और आप याद रखिएगा, कोई भी लेखक हो या कवि हो, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन, वो उनके घर पर ही या घर के बिल्कुल आसपास ही होती है। इनकी वृत्ति क्या थी, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। वृत्ति को अगर आप सरल शब्दों में जानना चाहें तो पेशा कह सकते हैं। इकोनॉमिकली अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो वैसा काम जिससे हमें आय प्राप्त होती है, वो काम हमारा पेशा कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने अध्यापन कराया। ध्यान दो, अध्यापन और अध्ययन दोनों अलग अलग चीज़ है। अध्ययन मतलब खुद पढ़ना, अध्यापन का मतलब पढ़ाना। अध्यापन करवाया ये प्रयाग के मिशन स्कूल 1869 से 75 तक मिशन स्कूल में। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करवाए। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये टीचर बने, लेकिन इनका जो स्वभाव था थोड़ा उग्र टाइप का था। उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से ये लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, प्रहसन है, नाटक है, निबंध है, जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। इनके जीवन में कुछ विशेष परिस्थिति आई है जिसे आप एक बार पढ़ लीजिए। पिता के निधन के बाद जो है पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। गृह कलह का मतलब होता है घर के लोगों से ही झगड़ा होना। घर के लोगों में जब भाई बहन में या भाई भाई में या बहन बहन में, मतलब अपने लोगों में झगड़ा होता है तो उनको कहते हैं गृह कलह। इससे पहले आपने जाना है कि इनके जो पिता थे वो एक व्यापारी थे, तो व्यापार कौन संभालेगा, इसके नाम पर जो है इनके साथ गृह कलह हुआ। मतलब इनके अपने लोगों के साथ इनका झगड़ा हुआ और पैतृक घर भी इनको छोड़ना पड़ा। जो इनका ख़ानदानी घर था वो भी ये छोड़ दिए थे और घोर आर्थिक संकट से इनका सामना हुआ। आर्थिक स्थिति भी इनकी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। रचनात्मक सक्रियता, सबसे पहले ये हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए। ये एक मासिक पत्रिका थी। मासिक का मतलब होता है मंथली, जो महीने में निकलता हो, और पत्रिका यानी कि मैगज़ीन। लगातार 33 वर्षों तक ये उनका संपादन करते रहे। अलग अलग विषयों पर इन्होंने निबंध भी लिखा। सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखा है। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी किए। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना भी किए। ये एक अच्छे आलोचक भी माने जाते हैं। और अंतिम दिनों में श्याम सुंदर द्वारा काशी आमंत्रित किए गए। इनको बुलाया गया काशी, किस लिए? हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए। लेकिन इनके साथ जो व्यवहार हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसी के कारण ये अलग हो गए उनसे। अब इनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना होगा आपको। आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इनकी रचनाएं अलग अलग तरह की है। उपन्यास है, नाटक है और प्रहसन भी है। आपके पुस्तक में 3 प्रहसन, 18 नाटक और लगभग 8 उपन्यास दिया हुआ है। आप एक बार में सोचिएगा कि याद हो जाएगा, तो ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। समझे? अगर आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में, 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा ये। और रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। रटिएगा तो भूल जाइएगा, रटना नहीं है। तो पहले देखते हैं इनके उपन्यास को। अच्छा, उनसे पहले ये जानते हैं कि उपन्यास आखिर होता क्या है। वैसे तो इनकी परिभाषा लंबी है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो इतना कह सकता हूँ कि एक ऐसी कहानी जो काल्पनिक हो और अनेक पात्रों और घटनाओं से युक्त हो, उनको ही उपन्यास कहेंगे। ऐसी काल्पनिक और लंबी कहानी जो अनेक पात्रों और घटनाओं से युक्त हो, वो उपन्यास है। तो इनके
पहले उपन्यास का नाम है रहस्य कथा। पहला ये नहीं है, मतलब कि नंबर वाइज, सीरियल वाइज अगर आप देखें। आप 12th क्लास की हिंदी को पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, पात्र, काल्पनिक और कुछ कुछ कठिन वर्ड, तो आप इनको जानते होंगे क्योंकि इससे पहले आपने 11th और 10th 9th का हिंदी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि पात्र क्या होता है, काल्पनिक का अर्थ क्या है। अगर आपको कहीं दिक्कत भी होती है तो आप ज़रूर पूछ लिया कीजिएगा कमेंट में। तो पात्र को इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं। काल्पनिक मतलब जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता से इनका संबंध नहीं होता। ठीक है, तो पहला उपन्यास है इनका रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी। ये सब चीज़ पूछा गया है, आप उपन्यास को तो याद कर ही लीजिएगा। पहला है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है 100 अजान एक सुजान, ये पूछा गया है कई बार। चौथा है गुप्तवैरी, पांचवां रसातल यात्रा, छठा है उचित दक्षिणा, सातवां हमारी घड़ी, आठवां है सद्भाव का अभाव। अगर आप घड़ी पहनते हैं तो अपने घड़ी को देखिएगा और बालकृष्ण भट्ट जी को याद कीजिएगा, आपको ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, कथा का मतलब होता है कहानी। अगर आप कभी कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उस जगह से याद कर लीजिएगा रहस्य कथा, ये बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ उपन्यास है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपन्यास क्या होता है। एक बार फिर से, उपन्यास एक काल्पनिक और लंबी कहानी होती है जिसमें अनेक कैरेक्टर होते हैं और जिनमें अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। और आपके पुस्तक में जो पहला चैप्टर है बातचीत, इनमें 8 उपन्यास दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। उनमें से आप जो है सभी को याद कर लीजिएगा। ऐसे तो याद नहीं होगा, आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए नाटक तो इनका बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका लिखा हुआ नाटक। पहले नंबर पर है पद्मावती, दूसरा है किरातार्जुनीय, तीसरे पर है बेनी संहार, चौथा नाटक का नाम है शिशुपाल वध, पांचवा है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, छठा है शिक्षादान, सातवां है चंद्रसेन, आठवां नाटक का नाम है सीता वनवास। चलो बिहार से हो ना आप? अगर बिहार से हो तो मुझे एक चीज़ बताना कि जो सीता मैया है इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। ठीक है, 9वां है पतित पंचम, 10वां है मेघनाद वध, 11वां है कट्टर सूम की एक नकल, 12वां नाटक है व्रीहन्नला, 13वां है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। अगला है भारतवर्ष और कली। उसके बाद है 2 दूरदेशी, इसको तो याद कर लेना, ये 3 ठो जो है, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा अगर आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो। अगर आप नोट ही नहीं करेंगे, ऐसे ही डर जाएंगे, तो फिर कैसे याद होगा। आप इसको नोट कीजिए और पढ़िए 3-4 बार और फिर आगे कमेंट में बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। याद हो जाएगा। कोई ऐसा चीज़ है जो आपसे बढ़ कर के हो? बिल्कुल नहीं, आपसे बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। इसके बाद है प्रहसन। अच्छा, ये प्रहसन क्या होता है? 3 प्रहसन दिया हुआ है इनका, ये आखिर है क्या? तो ये नाटक का ही एक प्रकार होता है जिनमें अनेक पात्रों का समावेश होता है और सबसे बड़ी बात कि इनमें हास्य रस की प्रधानता होती है। मतलब अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको हंसी तो आनी ही है, आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रहसन उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रहसन दिया हुआ है। एक है जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा है नई रोशनी का विष और तीसरा है आचार विडंबन। ये 3 प्रहसन दिया हुआ है, आप सबको लिख लोगे। ठीक है, मैंने बताया कि लगभग 1000 के करीब निबंध लिखा है इन्होंने, जिनमें कि 100 से ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में 2 टुकड़ों में इनका एक संग्रह प्रकाशित है निबंध का। आइए और कुछ जानते हैं विस्तार से, बस 1-2 मिनट लगेगा। आपने जितनी सारी बातों को पढ़ा है पहले, उन सबको रिपीट कर लेते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है,
आपसे पूछ लिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ी शख्सियत है हिंदी साहित्य में। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। वह हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। देखो, ये पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। अभी जो मैंने आपको ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया है, ये हिंदी साहित्य के एक बड़े शख्सियत का नाम है। ये अभी जीवित नहीं है, ये थे। उसी के नाम पर पड़ा था भारतेंदु युग। उसी युग के ये प्रमुख साहित्यकार भी थे बालकृष्ण भट्ट। एक अच्छे पत्रकार की हैसियत से भी जाने जाते हैं ये, और आलोचक भी थे। आपने जाना है ना इससे पहले कि इसने आलोचना भी किया है। यहाँ देखो, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना भी की थी। समझे? आगे देखिए। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद भट्ट था। अच्छा, इनके पिता के नाम के आगे ना आप पंडित भी लगा सकते हो, बेनी, और कहीं कहीं पर वेणी भी लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। इनकी माता सुसंस्कृत यानी कि पढ़ी लिखी भी थी। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देखो कितनी भाषाओं में दक्ष थे ये। हिंदी भी आती थी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। अभी आप थोड़े से इंग्लिश सीख जाओ तो हिंदी बोलने का मन ही नहीं करता, लेकिन उस टाइम की बात देखो, हिंदी भी सीखते थे, अंग्रेजी भी और उर्दू भी सीखते थे। भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार का कार्य किया तथा वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी में नहीं रमा। भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। इस पत्र के वे स्वयं संपादक थे। उन्होंने इस पत्र के द्वारा निरंतर 33 वर्ष तक, यहाँ 32 टाइप हो गया है लेकिन आपके पुस्तक में 33 दिया हुआ है। उन्होंने इस पत्र के द्वारा निरंतर 33 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। काशी नागरी परिचारिणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ काम किया। उनका जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। भट्ट जी की माता अपने पिता की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी। उनका प्रभाव बालकृष्ण भट्ट जी पर अधिक पड़ा। भट्ट जी मिशन स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ के प्रधानाचार्य एक ईसाई पादरी थे। उनसे वाद विवाद हो जाने के कारण इन्होंने मिशन स्कूल जाना बंद कर दिया। इस प्रकार वह घर पर रहकर ही संस्कृत का अध्ययन करने लगे, संस्कृत पढ़ने लगे। वे अपने सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों के इतने दृढ़ प्रतिपादक थे कि कालांतर में इन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मिशन स्कूल तथा कायस्थ पाठशाला के संस्कृत अध्यापक के पद से त्याग देना पड़ा था। यानी इनके धर्म में जो बात बताया गया था उन्हें मानने के लिए, उन पर अडिग रहने के लिए वो कुछ समय के बाद अपने स्कूल को भी छोड़ दिए थे जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए उन्होंने व्यापार भी किया, परंतु उसमें इनकी अधिक रुचि नहीं होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। आपकी रुचि आरंभ से ही साहित्य सेवा में थी। आपकी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी की। वैसे आपकी रुचि किस में है ये तो मैं नहीं जानता, ये आप खुद जानते हैं, और आपको वही करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। इतने टाइम तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मन हो सब्सक्राइब करने का तो कर लीजिए, और एक लाइक करके इस वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बना पाएँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।
टेक केयर। जय हिंद।